सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन टाइप 1 से, जिसके लिए मैंने बोला है कि ये जे एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी लिखा था क्योंकि जे एडवांस में क्या है, सब्स्टिट्यूशन टाइप 1 और टाइप 2 दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन जे एडवांस में आ भी चुके हैं पहले। तो अगर आप यहाँ देखेंगे सब्स्टिट्यूशन टाइप 1, तो उसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, 2019 और 2021 में ये क्वेश्चन आया, 2020 में ये क्वेश्चन आया, 2019 और 2016। इसके अलावा टोटली तो मैंने 5 ही क्वेश्चन बताया क्योंकि ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रीवियस क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट रिपीटिशन होता है। 13 क्वेश्चंस टोटल आए हैं और अगर आप थ्रू आउट द ईयर्स बात करेंगे टोटल 9 इयर्स हुए हैं। तो 13 से लेकर के 21 मतलब 9 इयर्स। तो 9 इयर्स में 13 क्वेश्चन, तो हर साल हमेशा किसी ना किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन इस टाइप से जरूर आए। इस साल भी 2022 का पेपर होगा तो डेफिनेटली इसमें से एक क्वेश्चन आना चाहिए। 21 में इसमें से 2 क्वेश्चंस आए थे। इसी वाले थॉट प्रोसेस पे सब्स्टिट्यूशन टाइप पे हम डिस्कस करेंगे। जे एडवांस के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस है जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अब इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसको हम यहाँ समझते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जैसे अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे 2x रेज़ टू पावर 7, और उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर आपको x की हायर पावर दिखती है, पावर 7, पावर 10, पावर 14, स्पेसिफिकली पावर 3 या पावर 4 से ज्यादा पावर, जैसे पावर 7 है, पावर 4 है या पावर 4 से ज्यादा है, पावर 6 है, हायर पावर के अगर आपको क्वेश्चंस दिखते हैं, और उसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक में पावर क्या होती है, जैसे 2 और 4 है, ये पावर है नेचुरल नंबर और ये पावर है फ्रैक्शन में। और ऐसे वाले जो एक्सप्रेशन है हायर पावर में अगर आपको पावर दिखती है नेचुरल नंबर या फ्रैक्शन पावर, 2 ही टाइप के हो गए। तो ऐसे वाले में क्या होगा, वो एक्सप्रेशन जनरली डिनोमिनेटर में होता है, लेकिन हमेशा नहीं है, ध्यान रखिए। ऐसा वाला एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती, लेकिन इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म, एक स्टैंडर्ड थॉट प्रोसेस में आपको बताऊंगा जिससे क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करना है, पहली चीज बताता हूँ, हायर पावर ऑफ एक्स, हायर पावर ऑफ एक्स, हायर पावर ऑफ एक्स। अब आप यहाँ बोलेंगे सर हायर पावर ऑफ एक्स नहीं है, तो इसका भी मैं बताऊंगा कैसे जनरेट होगी। लेकिन यहाँ नोटिस करेंगे हायर पावर ऑफ साइन एक्स है, तो यहाँ साइन को साइन कॉम्बिनेशन है, जो भी सब्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस होता है वो भी आपको ध्यान रखना होता है। उससे ये वाला क्वेश्चन इसी में ही चेंज हो जाएगा। तो नोटिस करिए, अगर यहाँ sin x को t पुट करूंगा, cos x dx dt है, तो ये t क्यूब हो जाएगा 1 + t की पावर 6। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, तो हम ये बोल सकते हैं ये क्वेश्चन रिपीट ही हुआ है। तो ये भी क्या है, सेम टाइप का ही क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ क्वेश्चन को चेंज किया गया है स्लाइटली। तो यहाँ पे 2 है टाइप। पहला टाइप क्या है, x की हायर पावर का एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी स्पेसिफिकली हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, मतलब पॉलिनोमियल मतलब x की अंदर फ्रैक्शन पावर नहीं है, लेकिन उस पूरे एक्सप्रेशन की पावर है हायर। मोस्टली एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में दिखेगा, हो सकता है न्यूमरेटर में भी दिख सकता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसका एक स्टैंडर्ड मेथड होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक अप्लाई करते हैं। अब वो क्यों वर्क करती है, कैसे पता लगेगा, ये हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें जनरली हम क्या करते हैं, जो x की हाईएस्ट पावर होती है उसको इसमें से कॉमन लेते हैं, डिनोमिनेटर वाला जो एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे हम इसमें से x की पावर 4 को कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर के बाहर। तो अगर 4 बाहर आएगा तो ये पावर 4 के साथ बाहर आएगा, मतलब x की पावर 16 आएगा कॉमन, बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन x की पावर 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमें यहाँ पे करना है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे x की पावर 4 से डिवाइड किया तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3x² x की पावर 4, 3/x², यहाँ 1/x की पावर 4 आ जाएगा। और जो x की पावर 4 को जो हमने बाहर लिया है, जिसकी पावर 4 मतलब x की पावर 16 आएगा बाहर, वो जो एक्सप्रेशन है उसको आप ले जाएंगे न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर की टर्म्स को उससे आप कर देंगे डिवाइड। दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि पहले कॉमन लेना है, फिर उसका सेकंड पार्ट क्या है, न्यूमरेटर की टर्म्स को उससे डिवाइड करना है। सब्स्टिट्यूशन में हमें पता है थॉट प्रोसेस यही होता है, जिसको भी सब्स्टिट्यूट आप t करते हैं उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में होना चाहिए। ये बेसिक थॉट प्रोसेस होता है, ये आपको आइडिया होगा ही। तो इसके केस में अब क्या होगा, अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाले पार्ट को t, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन आपको न्यूमरेटर में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो उसको फास्ट आइडिया कैसे लगाना होता है, x की पावर्स को नोटिस करो। यहाँ x की पावर क्या है, -2, यहाँ पे क्या है, -4। -2 का डेरिवेटिव क्या होगा, -3, पावर 1 से रिड्यूस होती है। -4 का डेरिवेटिव -5, और यहाँ नोटिस करिए -3 और -5 वही टर्म जनरेट हो रही है। तो डेफिनेटली इसका सब्स्टिट्यूशन पुट करने पे वही इसका डेरिवेटिव आएगा। तो आप नोटिस करिए ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, दीज आर सेम। तो इसको हम -dt/2 पुट कर सकते हैं इस पूरी चीज के लिए, और t की पावर 4 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे वाले क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द केसेस में x की हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, आपको x की उससे लोअर पावर को भी कई बार कॉमन लेके चेक करना पड़ता है। तो आइडिया ये है, जिसको भी आप यहाँ पे कॉमन लेंगे उसके बाद में जो अंदर की टर्म जनरेट होगी उसमें x की डिग्री देखी, ये मैंने डिग्री देखी, और वो जो पावर जो न्यूमरेटर में जाएगी उससे जो टर्म जनरेट होगी उससे x की डिग्री देखी। सिर्फ डिग्री पे फोकस करिए, पूरा एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे दिखा पावर 4 कॉमन लूंगा तो पावर 16 बाहर आएगा, 13/16 हो जाएगा -3, 11/16 हो जाएगा -5। मुझे दिख रहा है न्यूमरेटर में -3 और -5 पावर आएगी, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा और यहाँ पे आएगा 4, -2 और -4 पावर 1 से रिड्यूस होकर न्यूमरेटर में आ रहा है। तो ये सब्स्टिट्यूशन होने से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला थॉट प्रोसेस, x की हायर पावर का एक्सप्रेशन, उसकी पावर क्या है, नेचुरल नंबर है, मोस्टली वो डिनोमिनेटर में होता है। उसमें से x की जो हायर पावर है वो कॉमन लेते हैं डिनोमिनेटर के पार्ट में, उसको ले जाते हैं न्यूमरेटर में, और वहां से t और dt का एक्सप्रेशन जनरेट हो जाता है।
अब ऐसे वाले क्वेश्चंस में अगर ऑप्शंस में आंसर में हिंट दिया हुआ है इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन, उससे भी हमें कैसे पता लगता है सब्स्टिट्यूशन का, ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपको आंसर दिए हुए हैं उसमें डिनोमिनेटर में जो x की हायर पावर का एक्सप्रेशन है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसकी डिग्री नोटिस करिए। यहाँ पे डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री है 4। तो डिग्री 4 का मतलब ये न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये पावर हो जाएगी -4। अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, दैट इज -4। और यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें पावर नोटिस करिए, 3 है डिनोमिनेटर में, मतलब डिग्री है -3। तो -4 से अगर डिग्री चेंज हो रही है -3, तो ऐसा किसके केस में होता है, इंटीग्रेशन में ही होता है। आपको ध्यान होगा x की पावर n होता है तो इंटीग्रेशन में x की पावर n+1 आ जाता है। तो ये -4 से -3 और मतलब -4+1। इससे भी हमको पता लगता है कि इसकी पावर में अगर -4 है और उसमें +1 होके ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को ही t पुट करेंगे तभी तो t की पावर n आएगा काइंड ऑफ। t की पावर n आएगा तो तभी t की पावर n+1 मतलब t की पावर -3 आ जाएगा, वो एक्सप्रेशन जनरेट होगा। तो ये हिंट हमें क्वेश्चन के ऑप्शन देख के पता लग जाता है। जो 2019 में क्वेश्चन आया इस तरह से ऑप्शंस थे। तो हमेशा नोटिस करिए जो भी हायर पावर की टर्म है उसमें अगर डिग्री 1 से इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज ही हो रही है, ध्यान रखिए 4 से 3 रिड्यूस नहीं हो रही, -4 से -3 इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो इंटीग्रेशन में आएगा और सब्स्टिट्यूशन से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है इससे बारे में। अब एक हम और क्वेश्चन देखते हैं 2020 का, जो मैंने आपको यहाँ बताया था, ये दूसरा टाइप है। अब इस टाइप में सबसे पहला हमारा सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे sin x को t या y, उससे cos x dx आएगा dy। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, बहुत छोटा सा सब्स्टिट्यूशन है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में एज ए स्टार्टिंग स्टेप की तरह काम में आता है, जैसे इसमें यहाँ पे काम आएगा। ऐसे क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैंने जितना ऑब्जर्व किया 5 से 6 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में है। इन इनडेफिनिट और डेफिनिट में भी आपको क्वेश्चंस दिख सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन की साइन है और न्यूमरेटर में कोसाइन है। अगर यहाँ पे cos है और न्यूमरेटर में साइन है तो उसके सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज हुआ। अब हमारा जो सेकंड टाइप है वो हम डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, इस वाले टाइप में। तो मैंने आपको बताया था हायर पावर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, उसकी पावर क्या है, या तो 2 है 3 है 4 है, उसकी भी पावर है, वो डिनोमिनेटर में है, या उसकी पावर है यहाँ पे दैट इज इन फ्रैक्शन। ये है यहाँ पे नेक्स्ट टाइप। यहाँ पे पावर फ्रैक्शन में दिखती है या हायर पावर में दिखती है। अब जो यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, मोस्टली उसमें x की हायर पावर को कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर पावर फ्रैक्शन में है तो हम किसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में से कॉमन लेंगे या इसमें से कॉमन लेंगे। जरूर नहीं, ध्यान रखिए डिनोमिनेटर में होगा, हो सकता है न्यूमरेटर में भी हो। कॉमन आपको वो पावर लेनी होती है जिसकी फ्रैक्शन पावर क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर। जैसे यहाँ पे y की पावर 6 लिखा, तो आप y की पावर 6 को कॉमन लेंगे क्योंकि एक ही टर्म है, दूसरा तो कांस्टेंट है। तो y की पावर 6 कॉमन लेंगे तो y की पावर 6 जब बाहर आएगा तो आएगा y की पावर 6 की पावर 2/3। इसका मतलब बाहर आएगा y की पावर 4। ये टर्म बाहर आके ऐसे आ जाएगी। कॉमन आएगा 1/y की पावर 6 + 1 की पावर 2/3। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो एक ही टर्म है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। एज पर माय ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि यहाँ पे y की पावर 6 और यहाँ पे y भी लिखा हुआ हो। तो y लिखा हुआ है, y की पावर 6 लिखा हुआ, आपको y की पावर 6 ही कॉमन लेना है क्योंकि y को कॉमन लेंगे तो y की पावर 2/3 आएगा। फ्रैक्शन पावर जनरेट नहीं होनी चाहिए जो भी आप कॉमन लेंगे। इसमें 6 कॉमन लेंगे, उसकी पावर 2/3, वो फ्रैक्शन पावर जनरेट नहीं करेगा, एक नेचुरल नंबर जनरेट करेगा। उसी की टर्म को आपको कॉमन लेना होता है, ये थॉट प्रोसेस है। उसके बाद में सिंपल है, इसको अगर आप पुट कर देंगे t, तो नोटिस करिए y की पावर क्या है, -6, और इसमें नोटिस करिए y की पावर क्या है, -7। तो इसको अगर आप t पुट करेंगे तो ये dt में चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाना चाहिए। तो सिंपल आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन टाइप 1 में हमने 2 पार्ट्स बताए, algebraic expression of higher power which can be generated after substitution, जिसमें sin cosine का सब्स्टिट्यूशन देखा। और इसमें ये जो हायर पावर का एक्सप्रेशन है, इसकी पूरी पावर फ्रैक्शन में भी हो सकती है, इसकी पूरी पावर नेचुरल नंबर में भी हो सकती है। नेचुरल नंबर में जनरली हम हाईएस्ट पावर की टर्म कॉमन लेते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। उसमें आपको चेक करना पड़ता है, पहले हाईएस्ट पावर की टर्म कॉमन लेके देखते हैं डिग्री का डिफरेंस। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट हमें देखना होता है, फ्रैक्शन पावर में हम वही पावर की टर्म कॉमन लेते हैं जिसकी फ्रैक्शन पावर अगर हम लेंगे तो वो एक नेचुरल नंबर आएगा, जैसे y की पावर 6। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद में ये जो पूरा एक्सप्रेशन इसको आप टी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। और ऑप्शंस को देख के भी मैंने बताया कि ऑप्शंस में क्या है, डिग्री को नोटिस करिए। जैसे वहां पे था -4 और -3, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में अगर ऑप्शन दिया होगा तो यहाँ पे इसकी डिग्री देखिए -2/3। तो -2/3 में +1 करेंगे क्योंकि यही टी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इवेंचुअली। तो उसमें अगर हम +1 करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज y⁻1/3। तो इसकी पावर 1/3 अगर आपको दिखता है आंसर के अंदर तो आपको हिंट मिल जाना चाहिए, इसी के अंदर की चीज को आपको टी पुट करके सॉल्व करना है। तो ये बेसिक आइडिया है, ये है सब्स्टिट्यूशन टाइप 1। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं सब्स्टिट्यूशन टाइप 2, जो काफी इंपॉर्टेंट है। जे एडवांस में भी इसका क्वेश्चन आया है, जेईई मेन में इसके 4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, एक क्वेश्चन 2021 में भी आया था। तो वो टाइप है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए लीनियर फंक्शन अपॉन लीनियर फंक्शन क्या होता है, ये होता है x माइनस अल्फा अपॉन x माइनस बीटा का डेरिवेटिव करते हैं तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म आता है, डिनोमिनेटर में x माइनस बीटा का होल स्क्वायर आता है। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जिसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट या थॉट प्रोसेस बेस्ड है। तो इस तरह का क्वेश्चन जैसे देखेंगे जेईई मेन 2020 में, 21 में भी आया है, उससे पहले भी 2 बार क्वेश्चन इसके आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको दिखेगा
ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसकी पावर m और यही लीनियर एक्सप्रेशन की पावर n। इस तरह से होगा, जैसे आप नोटिस करिए इसकी पावर 6/7, इसकी पावर 8/7, और ये एक्सप्रेशन मोस्टली डिनोमिनेटर में ही होता है। लेकिन इसमें ऑब्जर्वेशन करने वाली चीज ये है कि इनकी पावर का अगर आप सम करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2 के बराबर, ये आपको दिखेगा। और ये जो 2 है ये आप नोटिस करिए, ये यहाँ पे मैंने लगाया है ये वाला, ये इस 2 को ही सिग्निफाई करता है। कैसे करेगा, इसके सॉल्यूशन को, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहले हमेशा ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन के अंदर x माइनस अल्फा की पावर m, x माइनस बीटा की पावर m, पावर का सम करिए 6 + 8 14 अपॉन 7 दैट इज 2, वही यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो हमारा इसका थॉट प्रोसेस क्या होता है, हमें यही एक्सप्रेशन को टी पुट करना होता है, x माइनस अल्फा अपॉन x माइनस बीटा। तो आप x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 को टी पुट कर सकते हैं, या x प्लस 4 अपॉन x माइनस 3 को टी पुट कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से सेम ही आंसर आता है, ये चीज ध्यान रखिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 को टी पुट करने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ क्या करूंगा, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे डिवाइड कर लूंगा x प्लस 4 की पावर 6/7 से। इसको डिवाइड करने से क्या होगा, ताकि x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 जनरेट होगा, जिसको मैं टी पुट करूंगा। अगर मैंने इसको डिवाइड किया है x प्लस 4 की पावर 6/7 से, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा x प्लस 4 की पावर 6/7। इसीलिए मैं पावर आपकी ऐड करा रहा था, क्योंकि ये वाली जो दोनों टर्म है ये कंबाइन होकर क्या आएगी यहाँ पे, ये वाली जो दोनों टर्म है ये दोनों कंबाइन होकर आएगा x प्लस 4 का स्क्वायर, यही टर्म यहाँ पे जनरेट होगी। और अब जो एक्सप्रेशन है x माइनस अल्फा अपॉन x माइनस बीटा, अगर मैं इसको टी पुट करता हूँ तो dx अपॉन x माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये जो है ये यहाँ पे dt में जनरेट होना ही है, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। मेरा आइडिया क्या है, इसको अगर मैं टी पुट करूंगा, इसको टी पुट करने पे क्या आएगा, सम कांस्टेंट अपॉन x माइनस बीटा का स्क्वायर। तो ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है dx अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय dt, यही एक्सप्रेशन आएगा। तो ये dt अपॉन t की पावर 6/7, जिसको आप आसानी से इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आइडिया है, इस तरह से क्वेश्चन में आंसर आपको मिल जाएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसा मैंने आपको अभी पहले सब्स्टिट्यूशन में बताया था कि कभी भी अगर आपको जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, जैसे यहाँ पे -6/7 मुझे पावर दिख रही है, उसमें अगर देखेंगे t की पावर -6/7, तो उसमें +1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 - 6/7 दैट इज 1/7। तो आपको ऑप्शन में इस एक्सप्रेशन की पावर 1/7 का जो एक्सप्रेशन दिखेगा वही मोस्टली आंसर होना चाहिए। ऐसे आप फास्टली ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस है जिसपे जेईई मेन में क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसको मॉडिफाई करके एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, जिससे क्वेश्चन और ट्रिकी लगेगा, डिफिकल्ट एक्सप्रेशन लगेगा, लेकिन वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। उसके लिए आपको क्या होगा, क्वेश्चन में एक्सप्रेशन ये लिखा होगा कि यहाँ पे x माइनस अल्फा अपॉन x माइनस बीटा नहीं होगा, एक फंक्शन जो होगा sin x भी हो सकता है, cos x भी हो सकता है, tan x भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, माइनस अल्फा माइनस बीटा। जैसे प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था x माइनस 3 और x प्लस 4, उसमें मैंने sin x यहाँ कर दिया और ऊपर cos x कर दिया। तो पहला स्टेप यही रहेगा, sin x को t पुट करेंगे तो t माइनस 3 और t प्लस 4। अब ये क्वेश्चन वही हो जाएगा जो हमने अभी पहले सॉल्व किया। तो यहाँ पे वो फंक्शन का एक्सप्रेशन भी लिख सकता है, ध्यान रखिए fx भी लिख सकता है। अब fx के एक्सप्रेशन में भी यही होगा, यहाँ पे ये x माइनस बीटा नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बी fx माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो यही आएगा, ये fx है तो उसके लिए f डैश x आपको न्यूमरेटर में मिल जाएगा, sin x है तो यहाँ cos x मिल जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए एक ही फंक्शन बारी-बारी अगर कभी भी रिपीट होता है किसी भी इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन में, तो उस एक्सप्रेशन को आपको टी पुट करना होता है, न्यूमरेटर में चेक करना होता है, उसका डेरिवेटिव डेफिनेटली होता ही होता है। जैसे देखिए अब मैंने बनाया एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी जेईई मेन में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ चुका है रूट x को लेके। तो अगर आप इस क्वेश्चन को नोटिस करेंगे तो यहाँ दिख रहा है रूट x माइनस 3, रूट x प्लस 4, यहाँ भी दिख रहा है रूट x। तो अभी मैंने आपको बताया सेम फंक्शनल एक्सप्रेशन अगर बारी-बारी रिपीट करता है तो उसको आपको टी पुट करना होता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप व्हिच आई ऑलवेज थिंक इन ए क्वेश्चन। जैसे रूट x को टी पुट करेंगे तो dx बाय रूट x dt में चेंज हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन का एक्सप्रेशन है, फिर ये सेम क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया ये उसमें चेंज हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को मॉडिफाई करके एक डेंजरस एक्सप्रेशन दिखने वाला बनाया जा सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थॉट प्रोसेस और कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है x माइनस अल्फा अपॉन x माइनस बीटा का डेरिवेटिव, x माइनस बीटा का स्क्वायर, और ऐसे केस में पावर m और पावर n होती है, डिनोमिनेटर में वो टर्म्स होती है, उसमें m प्लस n इक्वल टू 2 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो दोनों सब्स्टिट्यूशन टाइप्स थे इसमें टोटल मिला के 17 क्वेश्चंस जेईई मेन में आए हैं, व्हिच इज वेरी ह्यूज नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेन में फिर से आने के चांसेस हैं, और जेईई एडवांस में भी इस टाइप के तो क्वेश्चन अभी रिसेंटली ही आया था जो भी रिपीट हो सकता है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो इंडेफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चन है, कि इसमें इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन होता है tan x इक्वल टू t, जिसके यहाँ पे 10 से 11 बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जेईई में पूछे जा चुके हैं, व्हिच इज अ ह्यूज नंबर कंसीडरिंग टोटल 70 क्वेश्चंस ही आए हैं। तो इस थॉट प्रोसेस के ऊपर बेस्ड को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसको देख के हम एग्जाम में आइडिया लगा सकते हैं कि हमें tan x इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो उसमें सबसे पहला जो थॉट प्रोसेस है वो है sin x रेज़ टू पावर m cos x रेज़ टू पावर n dx। तो अभी मैंने आपके साथ x माइनस अल्फा की पावर m, x माइनस बीटा की पावर n डिस्कस किया था, उसमें m प्लस n क्या था, इक्वल टू 2। इसमें m प्लस n क्या होता है, नेगेटिव इवन इंटीजर, और मोस्टली आपको मिलेगा m प्लस n इक्वल टू -2। उसमें भी -2 ही था क्योंकि डिनोमिनेटर में था, इसमें भी -2 ही है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करना होता है, ऐसे वाले क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्टली इस फॉर्म में 4 क्वेश्चन आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। आइडेंटिफाई कैसे करना होता है, उसमें साइन और कोसाइन सेक टैन इसकी टर्म्स होती है मल्टीप्लिकेशन में,
और इसमें फ्रैक्शन पावर्स होती है, रूट होगा, पावर 2/3। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं लिखा हुआ होता। जैसे यहाँ एक्सप्रेशन देखेंगे हम, अगर आप इसको कॉस में चेंज करेंगे 1/cos x, तो साइन और कॉस की फ्रैक्शन पावर आएगी, साइन x की पावर -12, cos x की पावर -7/2। तो अब अगर आप यहाँ पे पावर्स को ऐड करेंगे, -1/2 और -7/2, दैट विल बी इक्वल टू -4, -8/2, -4। तो ये आ गया नेगेटिव एन इंटीजर। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसका हिंट यही आप सॉल्व कैसे करेंगे, tan x इक्वल टू t पुट करके, मतलब sec2x dx इक्वल टू dt पुट करना है। अब आप स्टार्ट यहाँ कर सकते हैं tan x को t पुट करके। इस एक्सप्रेशन को फास्टली सिंप्लीफाई कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन उसमें sin x की टर्म को नोटिस करिए, ये रहा हमारा sin x, इससे आप जनरेट करिए tan x। तो आप क्या करेंगे, इसको cos x से करेंगे डिवाइड, पावर -12 है तो cos x की पावर -12 से ही करेंगे डिवाइड, ताकि ये हो जाएगा tan x को आप यहाँ पे t पुट कर देंगे, तो ये t की पावर -12 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको अगर tan x जनरेट किया तो cos x की पावर -12 से डिवाइड किया, तो cos x की पावर -12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जो cos x की टोटल पावर अब जनरेट होगी उसको लिख लीजिए, तो वो पावर आ जाएगी -4। ये तो हो गया t की पावर -12। अब हमें पता है कि sec2x dx लिखना है। sec2x क्या होगा, 1/cos2x dx। तो हमें दिख रहा है cos x की पावर जो -2 है वो dx के साथ मिलकर क्या आएगा, sec2x dx आएगा। तो अब यहाँ पे जो cos x की पावर -4 है, इसको आपको ऐसे लिखना है, cos x की पावर -2 और cos x की पावर -2, ताकि एक जो cos x की पावर -2 है वो dt जनरेट करेगा आपका, sec2x dx दैट इज dt। ये वाला पार्ट तो अपना आ जाएगा dt, और यहाँ पे जो दूसरा cos x की पावर -2 है वो sec2x आएगा, जिसको आप लिख लेंगे 1 + tan2x, और tan x हमारा t है, तो ये 1 + t2 आ जाएगा। ये पूरा एक्सप्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा। अब आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, m + n इज अ नेगेटिव a1 इंटीजर, उसमें जो भी साइन की टर्म होगी उसको cos से डिवाइड करके जनरेट करेंगे tan। फिर जो भी cos की पावर आएगी वो अपने आप इवन पावर की आएगी। ये मैंने बोला ना, ये नेगेटिव एन इंटीजर कि -2 1/2 है, -1/2 उधर जाएगा तो नेगेटिव इवन पावर ही आएगी। फिर जो भी cos x की नेगेटिव इवन पावर आएगी उसमें cos x की पावर -2 आप अलग कर लेंगे, वो sec2x जनरेट करेगा dx, वो dt हो जाएगा। और जो भी cos x की पावर नेगेटिव इवन और बचेगी उससे आप sec2x या sec⁴ ये जनरेट करेंगे, जिसमें आप 1 + tan2x 1 + t2 लिख के उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर sec की पावर 4x होगा तो sec2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 + t2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहला एक आइडेंटिफिकेशन का तरीका है। इसको मैं x - अल्फा की पावर n, x - बीटा की पावर n के सिमिलर टाइप में ध्यान रखता हूँ। उसमें भी हम डिवाइड करके उसी को t पुट करते थे, इसमें भी हमने cos x की पावर -12 से डिवाइड किया, उसी को t पुट किया है। इस तरह का ही वहां एक्सप्रेशन था। तो ये है फर्स्ट टाइप आइडेंटिफाई करने का कि tan x इक्वल टू t पुट करना है। सेकंड टाइप है, आपको पता होगा बेसिक स्टैंडर्ड जो थॉट प्रोसेस होता है, tan x t का पुट करते हैं। जब यहाँ पे x² + a² होता है, जिसमें a को x tan थीटा, इसमें भी a को x tan थीटा, इसमें भी a को x tan थीटा। तो यहाँ पे ये जब नीचे होता है, ये जब होता है, ये तो आपको पता ही अंडर रूट क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक, ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स भी होती हैं जिसको आप डायरेक्टली फार्मूला भी पढ़ते हैं। अब इसमें ये वाली जो है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म, जिसपे क्वेश्चन जेईई में 2 बार ही आया है, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है, dx अपॉन क्वाड्रेटिक का स्क्वायर। जैसे 2019 का क्वेश्चन देखेंगे, इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक का स्क्वायर है, तो क्वाड्रेटिक हो या क्वाड्रेटिक का स्क्वायर हो, हमेशा ध्यान रखिए इसमें जनरली ऐसा ही होगा, x² + a²। मतलब आप इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, तो ये x - 1 का स्क्वायर + 3² आ जाएगा, ऐसा जनरेट हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे हो गया है x² + a² की फॉर्म, x = a tan थीटा, x - 1 = 3 tan t। आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, भले क्वाड्रेटिक हो या क्वाड्रेटिक का स्क्वायर हो। तो dx आ जाएगा 3sec² dt, तो ये आ जाएगा 3sec² dt, और यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे 3 tan t, ये वाला एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, दैट इज 3² tan² t, और 3² तो कॉमन आ जाएगा और उसकी पावर स्क्वायर हो जाएगा 3 की पावर 4, और tan² t + 1 क्या आएगा, sec² t, और उसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा sec⁴ t। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नोटिस करिए ये जो sec² t है और ये जो sec⁴ t है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा cos² t, और cos² t को आप चेंज कर सकते हैं डबल एंगल में और उसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये है नेक्स्ट टाइप जिसमें tan x = t सब्स्टिट्यूशन बहुत काम में आता है, और ये मेरे को लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन वापस आ सकता है। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, tan x = t का आपको कैसे आइडिया लगेगा एग्जाम में। इसमें टाइप है sin⁻mx cos⁻mx। इसमें sin³ cos³ जो है सबसे कॉमन एक्सप्रेशन है जो डिनोमिनेटर में होता है, या तो sin³ + cos³ होगा उसका होल स्क्वायर, या फिर वही एक्सप्रेशन होगा, या sin⁴x cos⁴x sin⁻⁶x cos⁻⁶x। ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें 4 और 6 जो है मैं डिस्कस करूंगा, और किस टाइप से डायरेक्टली उससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जिसमें tan x = t पुट नहीं करते, लेकिन एक बेसिक ऑब्जर्वेशन है जिसपे जेईई एडवांस में भी क्वेश्चन आए हैं, जेईई मेन में भी क्वेश्चन आए हैं, जिस एक्सप्रेशन या आइडेंटिटी को यूज करके। टोटल 7 क्वेश्चन तो इसी पे आए हैं, इसमें हमने tan x को t पुट किया है। आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे जेईई मेन के क्वेश्चन, जिसको थोड़ा इधर-उधर करके सेम ही क्वेश्चन वापस पूछा गया है। जैसे देखिए जेईई मेन 2021 का एक्सप्रेशन है, इस पे sin³ + cos³ नीचे लिखा हुआ है, तो ये आपको एक्सप्रेशन जब भी दिखता है तो tan x = t पुट करना है। ऐसा ऑब्जर्वेशन जो होता है क्वेश्चन की जो ऑप्शंस है उसमें भी दिया हुआ होता है, तो ऑप्शंस लेके भी हम आइडिया लगाते हैं कि tan x t पुट करना है या नहीं।
तो यहाँ पे tan x इक्वल टू t को पुट करना होता है। तो यहाँ पे नीचे अगर मेरे को ये दिख रहा है और न्यूमरेटर में साइन या cos की कोई टर्म हो सकती है, वो एडिशन में नहीं होगी, मोस्टली मल्टीप्लिकेशन में ही होगी। तो cos x कॉमन ले लेंगे तभी तो यहाँ tan x आएगा। तो ये आ जाएगा tan क्यूब x प्लस 1 और मैंने अगर cos क्यूब x कॉमन लिया तो न्यूमरेटर में साइन है, उसको चाहिए एक cos x, तो sin x अपॉन cos x लिख लेंगे और एक और जो cos स्क्वायर x नीचे आएगा उससे आ जाएगा sec स्क्वायर x dx। तो अब मुझे यहाँ दिख रहा है tan x को अगर t पुट करूंगा तो sec स्क्वायर x dx जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा dt। तो ये t dt अपॉन 1 प्लस t क्यूब आ जाएगा, जिसको आप आगे अलजेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे पहला स्टेप ये, आगे तो अलजेब्रिक आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए कैसे सॉल्व करना है, बट दिस इज द स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस जिस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन देखिए एक बार हो रहा है 2014 में, इसमें भी देखिए sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x, तो इसमें भी cos क्यूब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे cos रेज़ टू पावर 6x अब बाहर आएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, tan क्यूब x प्लस 1 आएगा और ये cos रेज़ टू पावर 6x जो है cos स्क्वायर x को कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या आएगा cos रेज़ टू पावर 4x। अब ये जो पावर 4 है आपको दिख रहा होगा यहाँ स्क्वायर है, एक स्क्वायर इसको दे देंगे ताकि tan स्क्वायर x आ जाएगा, एक जो स्क्वायर बचेगा उसको अलग लिख लेंगे sec स्क्वायर x। तो अब आपको दिख रहा होगा tan x और sec स्क्वायर x, तो tan x को t पुट करके ये सॉल्व हो सकता है। तो ये t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t क्यूब का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द वे, सेम टाइप एक्सप्रेशन है, यही वापस पूछा गया 2014 में। अब यहाँ पे ऐसे वाले क्वेश्चंस को देखिए रिपीट किया गया 2018 में, दिखने में अलग है लेकिन देखिए एक ही क्वेश्चन है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और नीचे इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ। यहाँ पे बड़े सारे एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर लिखा। अब अगर आप ये बड़ा सारा जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो इसमें sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x जो है दिस इज नथिंग बट 1। तो यही क्वेश्चन वापस पूछा गया, इसमें ये sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है। तो सेम क्वेश्चन को ही चेंज करके वो वापस भी पूछ लेते हैं। तो अब इसमें मेरे को पता कैसे चलेगा कि एग्जाम में मुझे फैक्टराइज ही करना है, इसका हिंट क्वेश्चन में कहां होता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, कई जगह काम में आती है। तो जब भी आपको कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन देखिए यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन उस कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन में नोटिस करिए 4 टर्म्स है, कभी भी आपको 4 टर्म्स दिखती हैं तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा सोचिए कि कॉमन लेके फैक्टराइज, दो फैक्टर तो जनरेट नहीं हो रहे। 4 टर्म्स में फैक्टराइजेशन का क्यों सोचते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन होता है उसमें भी 3 टर्म्स ही होती है, लेकिन जब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो 4 टर्म बन जाती है और वो जो 4 टर्म है उससे आप 2 फैक्टर जनरेट करते हैं। तो हमेशा कभी भी किसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और उसमें आपको 4 टर्म दिख रही है तो हमेशा नोटिस करिए कि वो फैक्टर तो जनरेट नहीं हो रहे। जैसे मुझे दिखा यहाँ पे, अगर कॉमन दिखता है तो हमेशा नोटिस करिए, जैसे इसमें देखिए sin स्क्वायर x मुझे कॉमन दिख रहा है, sin क्यूब प्लस cos क्यूब आ रहा है, इसमें से cos स्क्वायर मुझे कॉमन दिख रहा है, sin क्यूब प्लस cos क्यूब आ रहा है। तो सीधा सीधा ही लिखा हुआ है, सिर्फ आपको कॉमन ही लेना है और आंसर आ जाएगा। तो 4 टर्म्स देखी मैंने, उसमें मुझे आइडिया लगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जो होता है फैक्टराइजेशन जो आपको ध्यान रखना चाहिए, दैट इज दिस वन, 1 प्लस a प्लस b प्लस ab। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ लिखा हुआ है, इससे भी मुझे हिंट मिलता है। देखिए sin cos का प्रोडक्ट, sin cos का प्रोडक्ट इज समथिंग लाइक दिस, ये sin है, ये cos है, इसका प्रोडक्ट यहाँ है ab और ab। इस तरह का कभी भी आपको दिखता है तो नोटिस करिए वो फैक्टराइजेबल होता है, क्योंकि इसका फैक्टर तो हमको पता है 1 प्लस a 1 प्लस b। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे आप एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, काफी एग्जाम में यूजफुल हो सकती है। सेम ही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, एक डिफरेंट तरीके से पूछा गया। और इस तरह के क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस में भी नोटिस करना चाहिए, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है। अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में नोटिस करेंगे आपको tan अगर या cot दिख रहा है तो इसका मतलब भी हिंट यही है कि आपको tan x इक्वल टू t पुट करके ही सॉल्व करना है। और tan x इक्वल टू t पुट करना है तो इस तरह का एक्सप्रेशन अगर आपको कहीं भी दिख रहा है तो उसको जनरेट करने की कोशिश करनी है, ये भी हिंट होता है। तो नोटिस करिए यहाँ cot क्यूब x लिखा हुआ है, मतलब sin क्यूब प्लस cos क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ पे भी sin क्यूब प्लस cos क्यूब, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इस तरह से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और पावर्स को नोटिस करिए, इसकी पावर है -2, इसकी पावर क्या है -1 है, पावर 1 से इंक्रीज हो गई, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। पावर 1 से इंक्रीज हो जाती है मतलब उसी का सब्स्टिट्यूशन पुट करके t आप सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ हिंट्स होते हैं क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने के लिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पे ये तो हमारा डिस्कस हो गया। अब 2020 का एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या हिंट है, tan x इक्वल टू, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन नहीं दिखा, लेकिन इसमें हिंट क्या है, इसमें हिंट है देखिए sec स्क्वायर थीटा d थीटा, यही यहाँ पे हिंट है, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में। तो कुछ हिंट्स ऐसे भी क्वेश्चन में होते हैं, तो उससे हमें आइडिया लगता है कि अगर ये sec स्क्वायर थीटा है तो इसमें भी tan थीटा जनरेट करूं और इसमें भी tan थीटा जनरेट करूं, ताकि tan थीटा को t पुट करके मैं सॉल्व कर सकूं। तो tan 2 थीटा को tan थीटा में लिखा जा सकता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं फार्मूला। इसमें है sec 2 थीटा, sec 2 थीटा को tan थीटा में कैसे चेंज करेंगे, cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, उसका रेसिप्रोकल, तो इसमें भी tan आ गया। तो मुझे दिख रहा है sec स्क्वायर थीटा और यहाँ tan थीटा, तो tan थीटा को t पुट करेंगे, sec स्क्वायर थीटा d थीटा dt हो जाएगा, तो ये dt आ जाएगा। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये एक्सप्रेशन ये आएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 माइनस t अपॉन 1 प्लस t dt, जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। या आप ये भी बोल सकते हैं कि 1 प्लस tan थीटा को t पुट कर लो तो नीचे t ही आएगा और यहाँ पे ये t की टर्म्स में आ जाएगा, जिसको आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये कुछ हिंट्स होते हैं जिससे हमें पता लगता है tan x को t पुट करना है। 3 इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस बताए, उसमें एक देखा ऑब्जर्वेशन, ऑप्शंस का हमेशा ध्यान रखिए, ऑप्शन में भी दिख जाता है। फिर ये sin क्यूब प्लस cos क्यूब काफी रिपीटेशन है, sin 4 प्लस cos 4 भी कई बार आता है, जैसे आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ एक और एक्सप्रेशन। तो sin 4 प्लस cos 4, sin 6 प्लस cos, these two are also very important expression। इस पे जेईई एडवांस में भी क्वेश्चन आया है।
इससे रिलेटेड एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनाना, डिफरेंट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं इसमें। क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, इसको 1 - 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो इसका हिंट क्या होता है? हिंट क्वेश्चन में यही होता है, आपको ये लिखा हुआ होगा 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। इसका मतलब आपको ये इसको लिखना है। क्वेश्चन में यही हिंट होता है। और अगर ये लिखा हुआ है तो उसको आपको ये लिखना है। अदर वे राउंड भी होता है, अगर ये लिखा हुआ है तो उसको ये लिखना है, ये लिखा हुआ है तो उसको ये लिखना है। जैसे एग्जांपल देखेंगे जेईई 2020-14 का क्वेश्चन है 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। क्वेश्चन में दिया इसीलिए है, वो चाहता है इसको आप लिखेंगे sin 4 + cos 4। ध्यान में कैसे रखता हूं, पावर 2 का स्क्वायर है तो यहां 2 है, यहां पावर 3 का स्क्वायर है तो यहां 3 है, ऐसे मैं ध्यान रखता हूं। तो इसको मुझे लिखना है sin 4 + cos 4, ये इसीलिए क्वेश्चन में दिया हुआ। अब मुझे अगर यहां पे नोटिस करूंगा तो ये लिखा हुआ है a + b और ये लिखा हुआ है a² - b², ये तो लिखा। तो मुझे दिख रहा है ये a - b ही बचेगा क्योंकि a + b तो कैंसिल हो जाएगा। a - b का मतलब क्या है, sin स्क्वायर x - cos स्क्वायर x, दैट इज -cos स्क्वायर x। इसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको इसके साथ में भी क्लब करके tan x = t सब्स्टिट्यूशन आ सकता है। जैसे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, तो इसके लिए मैं ध्यान रखिए, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको डबल एंगल में चेंज करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको 4/2 कर देंगे, 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x हो जाएगा, sin स्क्वायर 2x, तो ऐसे लिख के भी कर सकते हैं। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो 3/4 sin स्क्वायर 2x आ जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जिसमें ये भी यूज आएगा और ये भी यूज आएगा। तो यहाँ पे नोटिस करिए एक्सप्रेशन, तो इसमें आप नोटिस करिए लिखा हुआ है 4 - 3 sin स्क्वायर 2 थीटा। अब इसको देख के हमें कभी नहीं पता लगेगा, लेकिन अगर हमने ये एक्सप्रेशन, ध्यान है कि इसको हमेशा ऐसे ही लिखना होता है, तो उससे आपको हिंट मिलेगा। यहाँ ये लिखा हुआ है, इसको लिखना है 4 टाइम्स sin 6 + cos 6। तो आप इसको 4 टाइम्स sin 6 + cos 6 लिखेंगे, क्वेश्चन को करेंगे स्टार्ट। और अभी मैंने आपको बताया sin m cos m यहाँ पे ऐसा जनरेट हो रहा है, ये एक्सप्रेशन आ गया है। न्यूमरेटर में साइन कोसाइन जनरली कुछ होता है, जैसे हमने क्वेश्चंस देखे, तो उसमें tan थीटा या tan x को टी पुट करते हैं। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें से cos⁻6 थीटा को कॉमन लेंगे, फिर अपने आप एक्सप्रेशन जनरेट होगा, फिर tan थीटा को टी पुट करके आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये 2020 का क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे tan x = t का मल्टीपल एप्लीकेशन है, मल्टीपल थॉट प्रोसेस है। ऑप्शंस को भी नोटिस करिए, इस एक्सप्रेशन को भी नोटिस करिए, sin⁻n cos⁻n के प्रोडक्ट को भी नोटिस करिए, उसमें पावर्स का सम अगर नेगेटिव इंटीजर है, इस तरह से हम आइडिया लगाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस जरूर ध्यान रखना। इस पे रिपीटेडली मोस्टली ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं एक इंपॉर्टेंट टेक्निक जिसपे बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन को हम बिना इंटीग्रेट किए हुए भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, जिसको मैं बोलता हूं डिफरेंशिएशन टेक्निक। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, क्वेश्चन में जो जिसको इंटीग्रेट करना है उसके राइट साइड का एक्सप्रेशन आपको ऑलरेडी दिया हुआ होता है, उसमें कोई चीज मिसिंग होती है। जैसे यहाँ पे फंक्शन fx हमें नहीं पता है, ये मिसिंग है। या फिर उसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कोई कांस्टेंट हमें नहीं पता होता। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, इसमें फंक्शन fx नहीं पता, ये हमें फाइंड करना है। इसके 4 ऑप्शन हमें क्वेश्चन में ऐसे दिए हुए होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका एक फास्ट तरीका होता है। हम क्या करते हैं, ये जो इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन है जिसके राइट साइड का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको दोनों साइड डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिफरेंशिएशन टेक्निक बोलते हैं। हमें इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको इंटीग्रेट करने का सोचेंगे तो हमें ज्यादा सोचना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन इज इजी। इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिर्फ डायरेक्टली यही टर्म आप यहाँ लिख लेंगे, लेफ्ट साइड में ये आएगा, राइट साइड में इसका डेरिवेटिव आएगा। e⁻sec x fx का डेरिवेटिव क्या आएगा, e⁻sec x मल्टीप्लाइड बाय tan x मल्टीप्लाइड बाय fx। तो e⁻sec x का डेरिवेटिव लिया, प्रोडक्ट लगा रहे हैं, प्लस में आएगा e⁻sec x मल्टीप्लाइड बाय f'(x). अब आप दोनों साइड को कंपेयर करके fx की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बेसिक आइडिया होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो कई बार तो डायरेक्टली कंपेयर हो जाता है, जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा e⁻sec x tan x fx, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो इससे एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो इसको आप हटा देंगे। फिर आपको दिखेगा e⁻sec x tan x + x²। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, जो दूसरा पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, इसके साथ वाला, ये इससे कंपेयर होगा, तो आपको दिखेगा कि जो f'(x) है वो है sec x tan x + x²। ये हमें पता लग गया। तो अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं किसका डेरिवेटिव ये आएगा, या फिर आप ये बोल सकते हैं इसके इंटीग्रेशन से हमें fx मिल जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, sec x + tan x। तो जहां पे भी sec x + tan x है वो आंसर हो सकता है, ये रहा sec x + tan x, प्लस कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हमारे फंक्शन fx का वो आंसर आ जाएगा। तो हमने इंटीग्रेट नहीं किया, हमने डायरेक्टली डिफरेंशिएशन की टेक्निक से उसको बता दिया कि हमारा आंसर क्या होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इससे डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, 14-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप इस टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। आप अप्लाई करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि एग्जाम में कैसे अप्लाई करना है। तो इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है ऐसे क्वेश्चंस को जो दिखने में डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन राइट साइड एक्सप्रेशन लिखा होता है, उससे हम आइडिया लगा लेते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें फंक्शन हमें नहीं दिया। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें फंक्शनल एक्सप्रेशन राइट साइड का दिया हुआ है, उसमें कुछ कांस्टेंट नहीं पता। जैसे देखिए फंक्शन का एक्सप्रेशन दिखा हुआ है, लेकिन k और a हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड करना है, कांस्टेंट को फाइंड करना होता है। ये वाले तो और इजी होते हैं, इसमें तो डेफिनेटली आपको डिफरेंशिएट करके ही सॉल्व करना चाहिए। तो लेफ्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन हटेगा, राइट का डेरिवेटिव लेंगे, x का 1 आएगा, k/√a जो आ जाएगा कांस्टेंट, tan इनवर्स का डेरिवेटिव आएगा 1/1 प्लस इसका स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा फिर इसका डेरिवेटिव, तो आएगा k(sec²x/√a), ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। जब भी आपको क्वेश्चन में इसमें फाइंड करना होता है कांस्टेंट, जैसे k और a निकाल, तो आगे आप कंपेयर डायरेक्टली मत करिए, आप तो क्या करिए, x की वैल्यू दोनों तरफ पुट कर दीजिए, क्योंकि वो एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है।
तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू दोनों तरफ 0 पुट कर लेता हूँ। ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि ये सिंप्लीफाई हो जाए। 0 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, ये आएगा 1 माइनस k स्क्वायर अपॉन a प्लस 1। अब आप क्या करिए, इसमें ऑप्शन पुट करके चेक कर लीजिए। तो अगर आप इसके हिसाब से ऑप्शन चेक करेंगे, तो इसके हिसाब से अगर आपको ऑप्शन दिखेगा तो आपको ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 4 दोनों आपको सेटिस्फाई होते हुए दिखेंगे। क्योंकि इसमें k का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर या माइनस 2 का स्क्वायर सेम ही आएगा, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो इससे एटलीस्ट 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको बाकी दोनों जो है अब इसमें से भी एलिमिनेट करना है, तो आपको x की एक और वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो यहाँ पे क्या है, पाई बाय 4 पुट कर दीजिए दोनों तरफ, तो उससे आपका ये एक्सप्रेशन आएगा। अब इसमें k की वैल्यू इसमें ये पुट करके देख लीजिए, इसमें ऊपर k स्क्वायर है लेकिन नीचे k प्लस 1 है। तो आप अगर सेटिस्फाई करेंगे तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन नहीं करनी है, इंटीग्रेट नहीं करना है, डायरेक्टली आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इंटीग्रेशन का थॉट प्रोसेस देखो तो ऑप्शन से कैसे पता लगेगा, राइट साइड के एक्सप्रेशन से। नोटिस करिए tan इनवर्स की टर्म्स में एक्सप्रेशन है, तो मुझे दिख रहा है कि tan थीटा को ही टी पुट करना है, क्योंकि जब भी इनवर्स का एक्सप्रेशन होता है उसी को टी पुट करके सॉल्व करना होता है। यही चीज मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी बताऊंगा। तो इसमें tan x को टी पुट करके ही सॉल्व होगा, सम में और दी अनदर, अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ये है डिफरेंशिएशन टेक्निक। 10 से 15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस जरूर करिएगा, इस टेक्निक से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी काफी बार रिपीटेड होते हुए एक्सप्रेशन है, या तो फंक्शन निकालना होता है या उस फंक्शन में कुछ कांस्टेंट हमें नहीं पता राइट साइड में, वो निकालना होता है। कांस्टेंट निकालना वेरी इजी, जस्ट पुट सम वैल्यू ऑफ x, उससे आप चेक कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है जे मिन या जे एडवांस के हिसाब से, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसमें जे मिन में टोटल 12 क्वेश्चंस आए हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल में। ध्यान रखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल में भी बनाए जाते हैं। सबसे बेसिक रूल आपको बताऊंगा, आइलेट रूल से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, उसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन क्या होता है। तो इसके क्वेश्चंस का हिंट क्या होता है, कैसे पता लगता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उसका हिंट ये होता है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस का प्रोडक्ट क्वेश्चन में दिया होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक, एक लॉगरिथमिक, एक इनवर्स, एक अलजेब्रिक। इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। ये बेसिक आइडिया है। इसके अलावा क्या है, कैसे पता लगता है, तो उसमें सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं दैट इज ऑफ इनवर्स फंक्शंस, जो ज्यादातर पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। 2020 का क्वेश्चन, 2014, 2013, इन तीनों में क्या है, इनवर्स का क्वेश्चन है। तो जब भी इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन होता है तो उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करते हैं। इनवर्स के क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करने का तरीका दो तरीके हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हमेशा मैं वही फॉलो करता हूं कि इनवर्स फंक्शन को टी पुट करते हैं, उसके बाद में आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर सिर्फ इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है, जैसे अगर हम यहाँ देखेंगे सिर्फ इनवर्स फंक्शन है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय इनवर्स फंक्शन, फिर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से लगा सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो आप इसको लेंगे सेकंड फंक्शन और इनवर्स फंक्शन को लेंगे फर्स्ट फंक्शन, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जब भी इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन आएगा। दूसरा थॉट प्रोसेस मैंने आपको क्या बताया, पहले इनवर्स को टी पुट करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप टी पुट करेंगे, उससे x इन टर्म्स ऑफ टी आ जाएगा। और इसका हिंट क्वेश्चन में जनरली राइट साइड में दिया होता है, जैसे देखिए इसमें ये इनवर्स का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे इस पूरी चीज को मैं टी पुट कर रहा हूँ तो इनवर्स में क्या आएगा, रूट एक्स इक्वल टू टेन। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे इसको टी पुट करके सॉल्व करूंगा तो उससे x इक्वल टू टेन स्क्वायर टी ही आएगा, या फिर आप डायरेक्टली x को टेन स्क्वायर टी यहाँ पुट करेंगे तो ये इनवर्स फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक ही बात, स्टार्ट आप ऐसे कर सकते हैं, इनवर्स फंक्शन को टी पुट करके, उससे राइट साइड में हिंट मिलता है तो वहां से पता लग जाएगा क्या इनवर्स का टी पुट करना है, या फिर इसको टी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। सेम ही चीज आप इसके लिए भी कर सकते हैं, इनवर्स फंक्शन को टी पुट करके। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन इसको लेंगे, इनवर्स को, इसको सेकंड फंक्शन डायरेक्ट अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन जो है 2013 का, उसको अब हम यहाँ पे देखते हैं। इसमें क्या है, e की पावर समथिंग है और यहाँ पे ये फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो मुझे जैसे ही इनवर्स फंक्शन दिखा तो मेरे स्टेप में हमेशा क्या आएगा, इनवर्स फंक्शन को टी पुट करना। तो हमेशा पहला थॉट प्रोसेस यही होता है, क्योंकि इसमें क्या है, e की पावर में है, इसमें सिर्फ इनवर्स फंक्शन है। सिर्फ इनवर्स फंक्शन होता है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डायरेक्टली लगा लेते हैं। इसके अलावा कभी भी है तो इसको आप इसको टी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है और जो पहले मैंने दो क्वेश्चन बताए, उसमें से ये वाला जो क्वेश्चन है 2020 का, इसमें राइट साइड का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलर तरीके से 2013 का जो क्वेश्चन है, इसमें भी अगर आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन चेक भी कर सकते हैं। बट आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूं, कभी भी e की पावर t का एक्सप्रेशन आता है तो आप उसके अलावा कोई भी फंक्शन का एक्सप्रेशन दिखता है तो इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन के सबसे पहला इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है वो आपको ध्यान रखना होता है, रिजल्ट e की पावर x fx प्लस f dash x। ये हमेशा मैं सोचता हूं, कभी भी e की पावर में है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, t की पावर में है, ये फॉर्म हमेशा मेरे दिमाग में आती है। तो इसको मैंने t पुट किया, cot इनवर्स t, फिर मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके देखता हूं, क्या पता ये दो पार्ट में ऐसे जनरेट हो कि एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है। हमेशा मेरे दिमाग में ये टर्म आती है, ये थॉट प्रोसेस रहता है, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्म। fx प्लस f dash x, e की पावर x fx होता है, इसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है x fx का, जो है यहाँ पे आता है आंसर x f dash x प्लस 1fx। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो बेसिकली यही लिखा है, ये है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, फर्स्ट और सेकंड। अगर आप इन दोनों का डेरिवेटिव लेंगे तो वो यही चीज आती है, आप नोटिस कर लीजिए। इसमें भी इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यही आएगा। तो अब इसको आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका होता है, एक तो ये दिख गया मेरे को e की पावर t, तो स्टार्ट में ऐसे ही करूंगा, इसको t पुट करके फिर देखूंगा सिंप्लीफाई होके ये fx और f dash x में आ रहा है या नहीं आ रहा।
इसके अलावा आपको कभी भी इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन में दो टर्म्स दिखती है, देखिए इसमें एक टर्म और दो टर्म, एक टर्म और दो टर्म, ऐसे एडिशन में कभी भी दिखते हैं, तो उन दो टर्म्स में आपको हमेशा नोटिस करना होता है कि दोनों टर्म्स में जो पहली टर्म है उसमें एक पार्ट का डेरिवेटिव दूसरे में आपको दिया होगा, जैसे x का डेरिवेटिव दिया हुआ है यहाँ पे, और जो दूसरी टर्म होगी उसमें जो टर्म होगा उसका डेरिवेटिव फर्स्ट वाले में दिया होगा, इसका डिफरेंशिएशन। ऐसा आपको कभी भी दिखता है, इसका मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या फिर आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है ये आपका तरीका है। तो अगर आपको इस तरह से दिखता है इसका डेरिवेटिव यहाँ, इसका डेरिवेटिव यहाँ, तो ये यही लिखा हुआ है फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन। फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड क्या है, जिसका आपने डेरिवेटिव लिया x और fx, ये आपका आंसर आएगा। इस तरह से पता लगता है क्योंकि इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, दूसरे का नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड से मल्टीप्लाइड, फिर सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट से मल्टीप्लाइड, यही लिखा हुआ है। और यही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, e की पावर x fx प्लस e की पावर x f डैश x। तो अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ लिखा हुआ है fx का डेरिवेटिव और यहाँ लिखा हुआ है e की पावर x का डेरिवेटिव, तो ये e की पावर x fx का ही इंटीग्रेशन है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये है इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन। अब मैं इसको अप्लाई करके बताता हूँ पहले इस वाले क्वेश्चन में। पहला स्टेप तो मेरा क्या है, थॉट प्रोसेस ये है, इसी को टी पुट करना है, तो x आ जाएगा cot, तो dx आ जाएगा माइनस cos x स्क्वायर t dt, और आप यहाँ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो e की पावर t cot t माइनस cos x स्क्वायर t आ गया। जैसे मुझे e की पावर t जनरेट होता हुआ दिखा, मेरे दिमाग में आया ये वाला थॉट प्रोसेस, और ऑलरेडी अंदर दो टर्म अपने आप ही बन गई, एक cot t और एक cos x स्क्वायर t। ये जैसे ही बनी, नहीं भी बनती दिख रही तो भी आपको बनानी है, क्योंकि नोटिस करिए ये cos x स्क्वायर t जो है ये तो यहाँ पे से कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे दिख रही है e की पावर t के प्रोडक्ट में तीन टर्म, मुझे चाहिए दो टर्म, यही यहाँ लिखा हुआ है। दो टर्म कैसे बनेगी, जब एक को क्लब करेंगे तो आइडेंटिटी दिख रही है cos स्क्वायर t प्लस 1 दैट इज cos x स्क्वायर t, उससे आ जाएगा माइनस साइन को मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा ये f ऑफ t है और ये हमारा f डैश t है, ये हमारा यहाँ पे जनरेट हो रहा है e की पावर t f t प्लस f डैश t, तो e की पावर t f t प्लस c, इनवर्स को t पुट किया, e की पावर का एक्सप्रेशन है इसको नोट किया, एक का डेरिवेटिव दूसरे के साथ लिखा, तो ये हमें यहाँ पे पता लग गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन का, जिसमें मैं ये वाली फॉर्म यूज करूंगा, इसका डेरिवेटिव यहाँ, इसका डेरिवेटिव यहाँ। अब इस वाले में नोटिस करिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था और इस वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है। पिछले वाले क्वेश्चन को अगर आप नोटिस करेंगे, इसमें जैसे ही मैंने इसको टी पुट किया था, तो cos x स्क्वायर t dt जो है यहाँ पे देखिए ये cos x स्क्वायर t dt जनरेट हुआ था, ये इसको कैंसिल कर दिया था। तो इसको टी पुट करने पे जो इसका डेरिवेटिव था वो ऑलरेडी फंक्शन में था। अब यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, इसमें भी मुझे e की पावर समथिंग में दिखा और यहाँ पे दो टर्म्स दिखी, तो मेरे दिमाग में पहले यही आया, लेकिन अगर मैं इसको टी पुट करूंगा तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर, वो यहाँ पे डेरिवेटिव में आगे नहीं है, यहाँ 1 माइनस 1 बाय x है, 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर नहीं है। तो मेरे को ये समझ में आया कि इसको टी पुट करने से कुछ नहीं होगा, तो मेरे दिमाग से ये चलेगी कि ये वाली फॉर्म नहीं है, तो मेरे दिमाग में दूसरी वाली फॉर्म आती है x f dash x plus 1 f x dx, जिसका डेरिवेटिव x f x होता है। तो इस फॉर्म को देख के मुझे समझ में आता है, एक में सिर्फ f x मल्टीप्लाइड बाय 1 है, तो मुझे दिख रहा है ये हमारा f x तो होगा ही, और यहाँ 1 भी दिख रहा है, तो इसको मैं यूं सेपरेट करूंगा f x मल्टीप्लाइड बाय 1, और जो दूसरी टर्म है उसको मैं सेपरेट करूंगा इसके साथ, ये मुझे यहाँ पे दिख गया। तो इसको मैंने इस तरह से सेपरेट किया, इस फॉर्म को जनरेट करने की कोशिश करी। जनरेट करने का मतलब क्या है, आपको डेरिवेटिव्स लिखने होते हैं, तो ये जो 1 है ये किसी एक ऐसी टर्म का डेरिवेटिव होगा जो राइट साइड में लिखी हुई होगी, और इसका डेरिवेटिव fx का राइट साइड में लिखा होगा। तो आपका थॉट प्रोसेस ये है कि ये जो fx है इसका डेरिवेटिव f डैश x निकालो। तो जैसे ही मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला, मुझे इसका डेरिवेटिव क्या दिखा, एक तो दिखेगा यही वाली टर्म e की पावर x प्लस 1 बाय x, और दूसरा पार्ट यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 1 बाय x का डेरिवेटिव, दैट इज यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर, तो ये दिखा। मुझे पता है इसका डेरिवेटिव दूसरी टर्म में जनरेट होना चाहिए, तो मुझे दिख रहा है x माइनस 1 बाय x, लेकिन 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे दिख रहा है अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूं तो यहाँ पे 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। अब मुझे दिख रहा है कि ये जो है इसका डिफरेंशिएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला डिफरेंशिएशन यहाँ पे जनरेट होता हुआ ये इधर दिख गया, और ये वाला जो x है इसका डेरिवेटिव देखिए ऑलरेडी आ गया, क्योंकि x कॉमन लिया था, तो हमें यही पता है x ही कॉमन आना चाहिए f डैश x में, और x ही कॉमन आके वो जनरेट हो रहा है, तो ये कंप्लीट हो रहा है। मोस्टली इन्हीं दो फॉर्म्स में बनाए जाते हैं, तो आंसर क्या होता है, जिसका डेरिवेटिव लिया वो फंक्शन होता है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव और x का डेरिवेटिव x मल्टीप्लाइड बाय x e रेज़ टू पावर x प्लस 1 बाय x प्लस। अब इसका क्वेश्चन का हिंट आंसर में भी होता है, चार ऑप्शन दिए होते हैं उसमें, x मल्टीप्लाइड बाय ये होता है, और x मल्टीप्लाइड बाय fx जो है वो यही वाली फॉर्म है, उससे भी कंफर्म हो जाता है कि सीधे कंपेयर करके सॉल्व करना है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इजी होते हैं, क्योंकि उसमें देख के हमें आइडिया लग जाता है। तो x मल्टीप्लाइड बाय fx दिख गया, तो आप उसका डेरिवेटिव निकाल के भी चेक कर सकते हैं इसे मैच करेगा, या ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं जिसको बोलता हूं इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन। तो उसका तरीका क्या होता है, इसमें आप ये फंक्शन अलग करेंगे और ये वाला फंक्शन अलग करेंगे, दो फंक्शन हो गए, इसमें से एक फंक्शन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे, वो दूसरी टर्म को कैंसिल कर देगा। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती है, तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ऑब्वियसली हम इसी को आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको लेंगे हम सेकंड फंक्शन, इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसी को लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो आएगा x मल्टीप्लाइड बाय दिस, फिर यहाँ पे आएगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, वो आएगा e की पावर x 1 बाय x 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x। तो अब यहाँ नोटिस करिए ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, सेम ही वैल्यू है, एक के इंटीग्रेशन से जो आंसर आया उसने क्या किया, जो दूसरे इंटीग्रेशन की टर्म थी उसको कैंसिल कर दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस जिसमें दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं,
अगर आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं निकाल सकते हैं तो आपको टर्म्स को सेपरेट करना होता है। या तो आप ऐसे टर्म जनरेट करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं, ऑप्शन में xfx या e की पावर xfx दिख जाता है इंटीग्रेशन में, या फिर आप एक टर्म को सेपरेट करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं, उसके इंटीग्रेशन से जो टर्म आती है वो दूसरी इंटीग्रेशन की टर्म कैंसिल कर देती है, उसको इंटीग्रेट हम नहीं करते हैं। तो ये थॉट प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इस पे रिपीटेडली क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अब मैंने आपको बता दी है इंपॉर्टेंट फॉर्म्स जो आपको डेफिनेटली ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं जो आपको डेफिनेटली रिवाइज करने हैं सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, क्योंकि ध्यान रखिए एग्जाम में सब्स्टिट्यूशन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यही दोनों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आएगी, वैसे जनरली आती नहीं, अगर आएगी तो बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। सब्स्टिट्यूशन का बेसिक थॉट प्रोसेस आपको बताना चाहिए। डिफरेंशिएशन एक टर्म का न्यूमरेटर में लिखा हुआ, उसमें सबसे जो कॉमन सबसे रिपीटेड सब्स्टिट्यूशन मैंने क्वेश्चन में देखे हैं, पहला है लीनियर फंक्शन को टी पुट करना। लीनियर फंक्शन का मतलब क्या है, ax + b अगर एक्सप्रेशन है उसको टी पुट करना। ये आपको पता होगा। ये छोटी-छोटी चीजें हैं, ये स्टूडेंट को पता होती है लेकिन एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाता। इसीलिए मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ। ये थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। क्वेश्चन को देखते ही आपको इसको नोटिस करना है। नेक्स्ट है इवन एंड ऑड पावर ऑफ x। इवन एंड ऑड पावर ऑफ x का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर x² लिखा हुआ है तो न्यूमरेटर में x लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में या कहीं x³ लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में x² लिखा हुआ है। इस तरह से डिफरेंशिएशन पावर 1 से रिड्यूस होना, इस तरह के एक्सप्रेशन आपको वहां पे दिख सकते हैं। तो उस तरह में भी सब्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और जो होता है इवन एंड इवन पावर ऑफ x, उसमें क्या होता है यहाँ पे, जैसे कई बार ऐसे भी होता है x4 + 1 और यहाँ x लिखा हो, तो यहाँ पे आप बोलेंगे x² नहीं है, यहाँ x है अगर उसका डेरिवेटिव, तो इसके केस में आपको इसको x² का स्क्वायर लिखना होता है ताकि x² का डेरिवेटिव x वो जनरेट होता है। इस तरह से हम इवन ऑड पावर कॉम्बिनेशन डिफाइन करते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन आपको बताना चाहिए। क्वेश्चन में कई बार ये यूजफुल होता है एज ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने के लिए। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे e की पावर x = t। ये सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन e की पावर x पे है, अगर उसमें e की पावर x की टर्म है, उसके अलावा सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, मतलब एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है और कांस्टेंट टर्म है, तो e की पावर x = t से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करना होता है, सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट है साइन कोसाइन कॉम्बिनेशन। इसके अलावा और भी सब्स्टिट्यूशन होते हैं लेकिन ये सबसे ज्यादा यूज हुआ है, इसका मैंने एप्लीकेशन भी आपको बताया था पहले। नेक्स्ट है रिपीटिंग फंक्शन। ये भी मैंने आपको बताया सेम फंक्शन बारी बारी रिपीट करता है, उसके अलावा सिर्फ कांस्टेंट टर्म होती है, तो उस रिपीटिंग फंक्शन को ही जनरली टी पुट करके सॉल्व करना होता है। इसके अलावा x4 + kx² + 1 ये आपको बताना चाहिए। ये नहीं पता है इसको डेफिनेटली रिवाइज करिए, x + 1/x को t, x - 1/x को t, वो आपको रिवाइज करना है डेफिनेटली। लास्ट में है cos x + sin x with sin 2x या cos x - sin x with sin 2x। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक में इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, जिसमें इसको हम ये पुट करते हैं sin x + cos x को t। तो ये आपको और एक्स्ट्रा फॉर्म से डेफिनेटली रिवाइज करनी चाहिए। इन सबको आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, एक्सेप्ट जो मैंने आपको डिस्कस किया। इतना बेसिक अगर आपका कवरेज है तो मेरे हिसाब से अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 50 से 60% प्रोबेबिलिटी है कि वो जनरली आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और आने के चांसेस भी इनडेफिनेट में से कम ही है, डेफिनेट में से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा ये वीडियो यहाँ पे खत्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।